हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे वाक्य की परिभाषा क्या होती है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और उनके उदाहरणों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या इसी को अपने शब्दों में कहा जाए तो क्या होगा कि शब्दों का ऐसा मेल जिसका कुछ अर्थ या आशय निकलता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। देखिए, ये हो गया वाक्य की परिभाषा। अब रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए, पहला है साधारण वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। ये होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो देखिए, अभी हम जानेंगे साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, साधारण वाक्य की जो परिभाषा है वो होती है एक ही भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य साधारण वाक्य कहे जाते हैं। इसमें एक ही कर्ता व एक ही क्रिया होती है। यानी कि साधारण वाक्य को यूँ कहें तो इसमें देखिए एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसका एक उदाहरण क्या है, मोहन खाना खा रहा है। यहाँ पर देखिए, हमारा जो परिभाषा था उसमें क्या था कि एक ही कर्ता व एक ही क्रिया होती है। तो देखिए, यहाँ पे मोहन खाना खा रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, मोहन, जो कि एक ही है, और क्रिया क्या हो रही है कि वह खाना खा रहा है। इससे व्यक्ति को स्पष्ट पता चलता है कि जो मोहन है वो खाना खा रहा है, इसलिए यह साधारण वाक्य हुआ। अब देखिए दूसरा जो है, तो दूसरा हमारा कौन सा है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि देखिए, इसमें एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य जो होते हैं उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। तो जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं, क्या है कि जिसे आवश्यकता हो वह खाना मांग ले। तो देखिए, यहाँ पे परिभाषा के अगर रूल के हिसाब से हम करेंगे तो क्या होगा कि देखिए, इसमें एक जो वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य होता है। तो इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है कि जिसे आवश्यकता हो, जिसको अधिक आवश्यकता हो, और उस वाक्य पर कौन सा वाक्य आश्रित है कि वह खाना मांग ले। यानी कि मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण क्या हुआ, जिसे आवश्यकता हो वह खाना मांग ले। इसमें देखिए, जिसे आवश्यकता हो, ये जो है तो एक प्रधान उपवाक्य है, और वह खाना मांग ले, ये क्या है कि उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। इस प्रकार से अब देखिए, तीसरा जो है हमारा, तो वो कौन सा है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। यानी कि जैसे मिश्रित वाक्य में क्या था कि इसमें एक ही प्रधान उपवाक्य होता है, परंतु संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं है। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और ये वाक्य संयोजन शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजन शब्द जैसे और, लेकिन, पर, परंतु, ये है। इसका उदाहरण देखिए क्या होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। राम सत्य बोलता है पर श्याम झूठ बोलता है और चोरी भी करता है। यहाँ पे देखिए, राम और श्याम दो कर्ता हुए। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अधिक प्रधान उपवाक्य है। कौन कौन से, राम सत्य बोलता है और श्याम झूठ बोलता है। और यहाँ पे संयोजन शब्द के द्वारा कौन कौन से जुड़े हैं कि देखिए, राम सत्य बोलता है, पर जो है तो यहाँ पे संयोजन शब्द है, और श्याम झूठ बोलता है, और यहाँ पे और भी आया है। और का अर्थ क्या है
कि ये भी संयोजन शब्द है। तो देखिए ये जो पूरा उदाहरण है ये संयोजन शब्द के द्वारा जुड़ा हुआ है और इसमें अधिक प्रधान उपवाक्य हैं, इसलिए यह किसका उदाहरण हुआ? संयुक्त वाक्य का उदाहरण हुआ। अब देखिए अभी हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अभी तक हमने जाना रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अब हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, और दूसरा जो है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य के बारे में जाने तो देखिए निषेध, निषेध मतलब जिसको काम नहीं किया जाता है, जैसे कि जिसको किसी को मना किया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण है राम आज पढ़ने नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है तो निषेधात्मक वाक्य, यहाँ पे निषेधात्मक वाक्य कौन सा है कि नहीं, नहीं जो है तो यहाँ पे निषेधात्मक वाक्य है। इस प्रकार से अब देखिए जो तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसका उदाहरण क्या होगा कि देखिए क्या तुम खेलते भी हो। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक, जैसा कि आप जानते हैं किसी से यदि कुछ चीज़ पूछा जाता है प्रश्न के आधार पर, उसके पहले क्या, किसे, कैसे, क्यों यदि लगा रहता है या बीच में रहता है तो वो वाक्य कौन सा होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे इसका एक उदाहरण कौन सा है? क्या तुम खेलते भी हो या तुम क्यों वहाँ जाते हो। ये हो गए प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण। अब देखिए चौथा जो है तो आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक से क्या आशय है कि देखिए आज्ञा, आज्ञा मतलब आज्ञा देना, किसी को ऑर्डर देना, आज्ञा देना। तो देखिए इससे क्या आशय है कि आज्ञा देना, यानी कि इसका एक उदाहरण क्या है? तुम आज विद्यालय जाओ। तो यहाँ पे कोई किसी को उदाहरण दे रहा है, यानी कि आज्ञा दे रहा है कि तुम आज स्कूल या विद्यालय जाओ। ये हो गया आज्ञानार्थक वाक्य। अब पांचवा जो है तो वो है उपदेशात्मक वाक्य। उपदेश, जैसे कि उपदेश देना, यानी कि हमें उपदेश दिया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं कि हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों से प्रेम पूर्वक और छोटों से भी प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। यहाँ पे हमें उपदेश मिल रहा है कि हमें एक काम इस प्रकार से करना चाहिए, तो हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो एक कौन सा वाक्य का उदाहरण हुआ? उपदेशात्मक वाक्य का उदाहरण हुआ। देखिए छठवां जो है हमारा तो वो है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, देखिए इच्छा, इच्छा यानी कि अपना विचार प्रकट करना, यानी कि विचार प्रकट जब हम करते हैं तो हम कुछ चीज़ सोचते हैं, तो हम कुछ अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। तो इसका एक उदाहरण क्या हुआ कि ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी लग ही जाएगी, हम अपने ओर से इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग ही जाए। तो ये हो गया इच्छा सूचक का उदाहरण। अब देखिए सातवां नंबर कौन सा है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस प्रकार से होता है। विस्मयादि, विस्मय यानी क्या होता है? आश्चर्य। यदि हम किसी चीज़ को होते हुए देखते हैं या आश्चर्य के साथ कहते हैं तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक होता है। जिसे इसका एक उदाहरण देखते रहे हैं कि अरे यह क्या हो गया, अरे क्या ऐसा भी हो सकता है, अरे इधर सुनो। यहाँ पे देखिए अरे क्या यह भी हो सकता है। यहाँ पे हम चकित होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? विस्मयादि बोधक। अब आठवां और जो अंतिम है वो है संदेह सूचक वाक्य। संदेह यानी क्या होता है? शंका। शंका यानी कि हम कोई शंका करते हैं, संदेह करते हैं, तो उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए इसका उदाहरण क्या है? शायद कल राम आएगा। यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि वह राम जो है तो कल आएगा ही आएगा, लेकिन हम यहाँ पे संदेह करते हैं, शंका करते हैं कि शायद
कल राम आएगा। इसका अन्य उदाहरण शायद मैं कल वहाँ जा सकता हूँ या कल वहाँ जाऊँगा। तो ये होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी बताया है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पहचान गए होंगे। और यह जो है तो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को जगह जगह पे रोक करके आप इस संपूर्ण व्याकरण को, वाक्य के बारे में अपने कॉपी में नोट कर लें और लिख लें। यदि आपको इसी भी प्रकार के अन्य किसी भी टॉपिक में हिंदी व्याकरण का हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।